तो अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। मंडे, खाली मंडे एक ऐसा दिन रखेंगे जहां रात को सिर्फ सवाल जवाब 1 घंटे या 1.5 घंटे का रखेंगे। 1 घंटे का भी काफी है। तो अब क्लासेस बहुत फास्ट करना क्योंकि अभी हमारे चैप्टर्स बाकी है। तो आज भी क्लास होगी, फ्राइडे को भी 3 बजे से करेंगे, छुट्टी है मार्केट की। और संडे को करेंगे 3 बजे से, क्योंकि सैटरडे को मैं रिलैक्स करूंगा, मैं भी थक जाता हूँ। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में कौन कौन जानता है आप में से, कोई बता सकता है? कोई भी एक जन। इंडिकेटर्स होते क्या? एनीबॉडी? कोई भी एक जन जवाब दीजिए, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? टेक्निकल में इंडिकेटर्स किसको कहा जाता है और वो क्या काम आते हैं? सबको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? ऑल आर एबल टू हियर जी माई सर। वॉइस? यस सर। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि इंडिकेटर्स होते क्या है? जो प्राइस में चेंजेस आ रहा है तो हाँ, उसका रेंज या मोमेंटम इंडिकेट जो कर सकता है, उसका मेजर करके एक विजुअली अपने को समझ में है उस तरह से बताने के लिए। करेक्ट। कुछ हद तक सही है। देखिए, इंडिकेटर एक्चुअली क्या होता है, एक अपने को, आज सपोज मुझे सूरत से अगर मुंबई जाना है, इफ आई वांट टू ट्रेवल फ्रॉम सूरत टू मुंबई, मैं अपनी कार निकाल लिया और मुंबई जा रहा हूँ। रास्ते में राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, लिखता है ना मुंबई, टर्न राइट फॉर मुंबई, है कि नहीं? तो क्या है, इंडिकेटर है। वो इंडिकेट करता है कि मैं राइट टर्न लूंगा तो मुंबई। फिर बीच बीच में वो माइलेज के पत्थर लगे हुए आते हैं, मील वाले, कि मुंबई 76 किलोमीटर बचा है। तो मुझे आइडिया होता है कि अब 76, वो इंडिकेट करता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आज आप कार स्टार्ट करो, यहां से कन्याकुमारी निकल जाओ, कन्याकुमारी निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे रास्ते के लिए इंडिकेटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। अब अब आजकल तो गूगल मैप आ गया, तो वो बहुत इजी हो गया, लेकिन उसमें भी इंडिकेटर है, इसीलिए आपको इंडिकेट करता है कि टर्न राइट, आफ्टर 600 मीटर्स टर्न राइट, आफ्टर 700 मीटर्स टर्न लेफ्ट। तो इंडिकेटर्स भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं कि आपको सिग्नल देते रहते हैं कि मार्केट अभी क्या कर सकता है, क्या करेगा ही ये कोई भी इंडिकेटर नहीं बोल सकता। ठीक है, क्या कर सकता है ये इंडिकेटर बोल सकता है। तो ये आपको इंडिकेटर का काम है। टेक्निकल में बिना इंडिकेटर के पूरा टेक्निकल कभी भी कंप्लीट होता नहीं। आप कैंडलस्टिक के बारे में जानते हो, गुड। आप पैटर्न्स के बारे में जानते हो, गुड। आप ट्रेंड लाइन के बारे में जानते हो, गुड। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानते हो, गुड। आप ईएमए क्रॉसओवर के बारे में जानते हो, गुड। लेकिन इंडिकेटर का भी कुछ रोल होता है। जब आप एक डिसीजन पे उतरते हो और एनी स्टॉक और इंडेक्स के ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो आपको केवल कैंडल स्टिक नहीं देखना है, केवल ट्रेंड लाइन नहीं देखना है, साथ में इंडिकेटर्स भी क्या दिखा रहे हैं वो भी देखना है। उसके अलावा ग्लोबल चीजें जो न्यूज है वो तो देखनी है। अब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो ये एक खराब इंडिकेटर है हमारे लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप समराइज करके एक पॉइंट पे आते हो, तब जाके आप एक व्यू बना सकते हो। इंडिकेटर के बारे में हम सीखते हैं। तो इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर और एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग और लैगिंग के बारे में कोई भी मुझे बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग? एनीवन? कोई जरूरी नहीं आपको आए, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा है कि आप में से कोई कि लीडिंग और लैगिंग लैगिंग इंडिकेटर क्या होता सर लैगिंग शायद वो इवेंट होने के बाद हमें इन्फॉर्म करते हैं, है? करेक्ट। और लीडिंग में अपन फोरकास्ट कर सकते हैं या ऐसा कुछ गाइड करता है वो। करेक्ट।
लीडिंग बोलता है कि ऐसा हो सकता है, वो आपको एडवांस में बताने की ताकत रखता है। और लेगिंग क्या होता है? लेगिंग, सपोज आज मार्केट ने 20 ईएमए तोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, लेगिंग या लीडिंग? तोड़ दिया तो अपने को उसके तोड़ने के बाद इन्फॉर्म हुआ तो लैगिंग हो जाए। तो ईएमए क्या हो गई? ईएमए जो भी मूविंग एवरेज है, या ईएमए क्या है, लीडिंग या लेगिंग? लैगिंग ही होगा सर, लैगिंग क्योंकि है, वो लैगिंग। ईएमए अपना डिफाइन होता है कि ये ईएमए आ गया है, तो अपन उसको आने के बाद अपन उसको रीड करते हैं तो लैगिंग की कैटेगरी में आएगा। तो आपको ये समझ में आया कि ईएमए जो भी होता है, ईएमए या सिंपल मूविंग एवरेज, एसएमए, वो सब क्या होती है? लैगिंग। लैगिंग मतलब वो टूट गया है, उसके नीचे प्राइस जा चुकी, तब हमको पता चलता है कि हाँ, अब मार्केट वीक है। 20 ईएमए टूट गया है, तो एक बार शॉर्ट टर्म में मार्केट वीक है, ये हमको पता चलता है। लेकिन कब पता चलता है? वो टूटने के बाद। पहले तो पता नहीं चलता कि टूटने वाली है, नहीं चलता है ना। जी सर। तो ईएमए अपने आप में क्या हो गया? शुरू, टर्न ऑफ योर वीडियो। तो ये आपको सिंपल है कि आपको ये पता तब चलता है ईएमए में कि जब वो चीज हो चुकी है। लेकिन अगर ईएमए में क्रॉसओवर होता है, उसको क्या बोलेंगे? सपोज 10 ईएमए ने 20 ईएमए को क्रॉस करके ऊपर आया, नाउ लीडिंग और लेगिंग? टेल मी। नॉर्मल ईएमए, नॉर्मल एसएमए एक लेगिंग इंडिकेटर होता है, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज, सपोज आज 10 ईएमए ने 20 ईएमए कर दिया। 10 यहाँ पे 20 ईएमए थी, यहाँ 10 थी। आज थोड़ा मार्केट ने राइज किया तो 10 ईएमए 20 से ऊपर आ गया। नाउ दिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर। ईएमए क्रॉसओवर इज अ लीडिंग और लेगिंग? जस्ट लैगिंग। लीडिंग सर, क्रॉस ओवर करा तो लीडिंग। ईएमए क्रॉसओवर या एसएमए क्रॉसओवर इज लेगिंग और लीडिंग? गिव योर ओपिनियंस। मैं किसी को राइट और रॉन्ग यहाँ ठहराने वाला नहीं हूं, सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। सर आई थिंक लैगिंग हो जाएगा, बिकॉज ये उसी मूवमेंट पे जब मार्केट थोड़ा सा जैसे आपने उस दिन 10-20 EMA का बताया था, तो कैंडल्स ऊपर अगर जाते हैं एट द मूवमेंट, उसी समय पे अगर क्रॉस होता है तो वो लीडिंग हो जाएगा। मतलब तो थोड़ा सा अगर लेट मेरा दिखा रहे सवाल 3-4। इतना कम, पुजारी जी, मेरा सवाल जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। आप लोग जितना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। मैं कोई सवाल, मैंने सिंपल एक बात पूछा कि ईएमए क्रॉसओवर या एसएमए क्रॉसओवर जो जब भी होता है, सपोज 10 वाली ने 20 को क्रॉस किया या 20 वाली ने 10 को क्रॉस किया, दिस इवेंट इज लेगिंग और लीडिंग? बस सर इतना। लीडिंग होगा क्योंकि वो क्रॉसओवर हुआ, इट मींस वो इंडिकेट कर रहा है कि नाउ द सिचुएशन विल चेंज। क्योंकि वो फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है आपको। मतलब जब 10 ईएमए ने 20 ईएमए को क्रॉस किया, दैट मींस नाउ द मार्केट कैन मूव अप, कैन मूव अप, because the shorter duration EMA has crossed a longer duration EMA। ये मैंने समझाया कि नहीं आपको? शॉर्टर ड्यूरेशन और लॉन्गर ड्यूरेशन, ये कम से कम मैंने 100 वीडियो में भी यूट्यूब में बोल चुका हूं। डिड आई से और नॉट? यस सर, करेक्ट। जब भी कोई छोटी अवधि की ईएमए बड़ी अवधि की ईएमए को क्रॉस ओवर करके ऊपर आती है, तो ये तेजी का सिग्नल होता है। तो यानी कि ये एक सिग्नल दे रहा है कि मार्केट कैन गो अप नाउ। तो इट इज ए लीडिंग इंडिकेटर वेन एवर ए क्रॉसओवर हैपेंस इन ईएमए और एसएमए, ठीक है। अब वो ऊपर की तरफ क्रॉस करे या ऊपर से नीचे क्रॉस करे तो भी वो लीडिंग है, क्योंकि वो मंदी दिखा रहा है। मार्केट की प्राइस ने 10 ईएमए को तोड़ा है, दैट इज लेगिंग। ईएमए ने ईएमए को क्रॉस किया, दैट इज। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट विथ आरएसआई। आप में से कौन कौन जानता है आरएसआई क्या होता है?
जो भी जानता है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप रॉन्ग हो गए तो भी बताने की कोशिश करिए, तभी आपका ज्ञान बढ़ेगा। RSI सर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब प्राइस का मोमेंटम कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ, और कोई पॉइंट ऐड करेगा? और सर रिलेटिव मतलब प्रीवियस कोई एक पॉइंट है हाई या लो, उसके मुकाबले करंट प्राइस या तो फिर वही लेवल पे प्राइस की मोमेंटम कितनी स्ट्रांग या वीक है। करेक्ट, यहां तक आप करेक्ट हो। और कोई पॉइंट आप ऐड कर सकते हो आरएस? अब अगर मैं पूछूं कि आरएसआई एक लीडिंग है या लैगिंग है? सर खाली सुना है वो लीडिंग है, लेकिन क्यों है वो पता नहीं है। आरएसआई इज ए लीडिंग इंडिकेटर। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट करने में मतलब नहीं है। मैं सीधा चैप्टर पे जाता हूँ। तो अभी आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये स्क्रीन चार्टिंग के स्क्रीन। ऑल कैन व्यू दिस स्क्रीन। यस सर। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक चार्ट खोलता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट खोलता हूँ, ठीक है। अब हम एक एक करके इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ से सारे इंडिकेटर रिमूव करके सिर्फ आरएसआई लगा देता हूँ इसमें, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर है सबको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। एडीएक्स को रिमूव कर रहा हूँ, बॉलिंजर बैंड को भी, चलो बॉलिंजर बैंड रहने देता हूँ। एमएससीडी रिमूव कर रहा हूँ, स्लो स्टोकेस्टिक रिमूव कर रहा हूँ, विलियम्स को रिमूव कर रहा हूँ। अब सिर्फ मैंने यहाँ पे आरएसआई लगा दिया और 280R को भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इस चार्ट पे भी एक आरएसआई का चार्ट प्लॉट कर देता हूँ, RSI, ठीक है। आरएसआई कितने पीरियड का लेते हैं जनरली बाय डिफॉल्ट? आरएसआई कितने पीरियड लेता है बाय डिफॉल्ट? 14। 14, यहाँ पे जो 14 लिखा हुआ है वो क्या है? पीरियड्स। इसको क्या बोलते हैं? पीरियड्स, यानी कि नंबर ऑफ कैंडल्स। कितनी कैंडल के आरएसआई बता रहा है ये? 64.45 जो बता रहा है वो कितनी कैंडल की आरएसआई बता रहा है? 14। 14 कैंडल की, पिछली 14 कैंडल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इन 14 दिन की कैंडल की आरएसआई कितनी आ रही है आज की डेट में आईसीआईसीआई बैंक में? वैल्यू आ रही है 64। आरएसआई जो इंडिकेटर होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है, एक एक करके बात समझते हैं। जीरो, इसकी जो रेंज होती है, रेंज ऑफ आरएसआई इज बिटवीन 0 to 100। ये 0 से 100 के बीच में रह सकता है। आरएसआई कितने के? आरएसआई 0 से लेके 100 के बीच में रहना चाहिए। आप अभी आईसीआईसीआई बैंक का आरएसआई कितना आ रहा है? 64.45। ये हाईएस्ट कितना हो सकता है? 100। और ये लोवेस्ट कितना हो सकता है? 0। आरएसआई क्या बताता है? आरएसआई स्ट्रेंथ बताता है। जो मूवमेंट चल रही है, चाहे डाउन ट्रेंड चल रही है, आरएसआई बताता है स्ट्रेंथ। इस मूवमेंट में स्ट्रेंथ कितनी है? तो स्ट्रेंथ की रेंज कितनी है? 0 से 100। तो 64 की स्ट्रेंथ है अभी आरएसआई की, तो मार्केट बुलिश होता है। अब अगर ये 0 से 100 होता है तो इसका 50% कितना होता है?
कितना होता है? 55.0. 50. हमको एक आइडिया लगाना चाहिए, 50 इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट। इसके आधार पे मैंने एक फॉर्मूला निकाला कि अगर किसी की आरएसआई 50 के ऊपर है वो बुलिश है, ठीक है। 50 के नीचे है वो बियरिश है। ये कितना इजी इजी टेक्निक है। ये टेक्निक आपको काम आएगी कि नहीं, बोलिए? डेफिनेटली सर. तो चलिए हम लोग इसी टेक्निक के बारे में देखते हैं कहीं पे भी लगा के, ठीक है। तो ये गोल्ड है, तो यहाँ 50 पे मैं एक लाइन टान देता हूँ, ठीक है। 50 पे तो हमको आइडिया लगेगा कब कब ये 50 के नीचे गया, 50 के ऊपर गया कब। ये हॉरिजॉन्टल लाइन में खींच देता हूँ लाल कलर की, थोड़ी सी डीप। ये 50 है, एग्जैक्टली 50 पे मैं अब ये देखिए, जब तक ये 50, ये यहां जैसे 50 को क्रॉस करता है आप बाई कर लीजिए, आपको बेनिफिट होगा। नीचे से जब भी 50 को क्रॉस करता है आप बाइंग में बैठ जाइए स्टॉक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 50 को क्रॉस किया तो आप बाई कर लीजिए। 50 को तोड़ के जब तक नीचे नहीं आता वो बियरिश जोन में नहीं आता, तो ये जोन आप बना सकते हैं। दिस पर्टिकुलर जोन, ये जोन हो गया बुलिश जोन। आरएसआई जब जब इसके नीचे रहेगा बियरिश जोन। इतना समझ में आया आपको? सपोज ये आरएसआई यहां नीचे आया, अब ये जब घूम के इस 50 को क्रॉस करेगा तब जाके मैं बाई करूँ, ठीक है। इस 50 को क्रॉस करेगा तो यह ऊपर चल रहा था, जब इस 50 को क्रॉस करके टूटेगा तब मैं सेल करूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 50 टूटा, मैंने सेल किया, वापस से तो कितना बड़ा गिरावट दिया, ठीक है। तो 50 को आप एक बेंचमार्क समझ लीजिए, इसके ऊपर बुलिश और इसके नीचे बियरिश, ठीक है। ये हो गया एक सिंपल टेक्निक जिससे हम ये कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। अब इसी चीज को हम लोग अपने आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पे देखते हैं। ये 50 दिख रहा है आपको बीच में। अब इसमें 50 और 50 वाला फंडा आप लोगों को समझ में आया। अब इसमें एज पर बुक्स 70 जो होता है वो ओवरबॉट होता है। तो आप बोलोगे सर 50 के ऊपर तो बुलिश है, लेकिन 70 आने के बाद वो ओवरबॉट हो जाता है। क्या हो जाता है? जब आरएसआई की वैल्यू 70 या उससे ऊपर आती है तो वो ओवरबॉट जोन में चला जाता है। इसमें चला जाता है जोन ओवरबॉट जोन. अबव 50। देखिए मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। अबव 50 इज बुलिश जोन, ठीक है। बिलो 50 इज बियरिश जोन। ये आपको समझ में आया? नाउ अगर वो 50 के ऊपर जाके 70 को क्रॉस कर देता है, अबव 70 इज above 70 is overbought zone. Overbought zone. And below 30 is oversold zone. तो सपोज मार्केट 50 के नीचे आ गया आरएसआई, तो मैं उसको सेल कर रहा हूं, लेकिन जब 30 आ जाएगा तो मैं वहां पे अपनी सेल को काट लूंगा क्योंकि वो ओवरसोल्ड जोन में घुस रहा है। क्या समझ में आया आपको? Yes, sir. वैसे ही जब 50 के ऊपर निकला मैं तेजी कर रहा हूं,
जैसे 70 को क्रॉस कर देगा तो मैं सावधान हो जाऊंगा कि अब तेजी जो है वो खतरनाक है, क्योंकि ओवरबॉट हो चुका है। ठीक है, ये बुक्स का फिगर। लेकिन मैंने क्या देखा है कि जब तक ये 80 नहीं जाता, मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होता हूं कि अब गिरेगा ये। 80 या उससे ऊपर जाता है तब जाके मैं उसको ओवरबॉट मानता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ये बुक्स की भाषा में 70 और 30, 70 इज ओवरबॉट, 30 इज ओवरसोल्ड एज पर बुक्स। लेकिन मेरा मानना है अगर आपको कॉन्फिडेंटली शॉर्ट करना ही है ओवरबॉट जोन पे, तो इसको 80 को क्रॉस करने दीजिए, 81, 82, 83, वहां जाके शॉर्ट करोगे तो वहां अच्छा पैसा बनेगा। की जगह आप 23, 24 या 20 आने दीजिए, वहां बाई करिए तो ओवरसोल्ड से पैसा अच्छा बनेगा। ओवरसोल्ड और ओवरबॉट का मतलब कोई समझा सकता है मुझे? एनीवन? ओवरबॉट या ओवरसोल्ड? अप ट्रेंड में जब भी खरीदारी कम हो जाती है, मतलब अभी उतनी पहले जो स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड में जितनी होती है उससे धीरे धीरे कम होने लगती है, तभी उसको ओवरबॉट बोल सकते हैं क्योंकि सप्लाई नहीं है। और उसी तरह से जब डाउन ट्रेंड में है तो बिकवाली धीरे धीरे कम हो जाती है। वाली कम इसलिए हो जाती है कि वहां पे सेलर्स बायर्स नहीं है और बायर्स कम हो गए। ठीक है ना? सभी लोग बेचने का सोचेंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बिकवाली कम हो जाती है। तो ओवरसोल्ड, हर कोई सेल करना चाहता है, ओवरसोल्ड हर कोई बाई करना चाह रहा है, ओवरबॉट। करेक्ट? इसको सिंपल भाषा में ऐसा समझ लीजिए। तो वहां जब सबको बाई लगने लग जाता तो क्या होता है? ये मैं क्या बोलता हूँ हमेशा वीडियो, जब सबको बाई लगने लग गया तो तुम क्या करो? तुम सेल मार के बैठ जाओ। मैं बोलता हूँ कि नहीं? तो अब इसको देखते हैं हम लोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड से। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 70 की लाइन है, ये रेड कलर की लाइन जो है 70 की है। ठीक है? यहाँ 70 दिख रहा है आपको? दिखा हुआ 70। और ये 30 की लाइन है, ये वाली 30 की लाइन है। ठीक है? और ये वाली 70 की। तो आप देखिए जब जब 70 जाता है उसके बाद नीचे की तरफ आता है 30 की तरफ। देखा? तो अगर इस 70 पे आपने सेल कर दिया होता, यहाँ पे सेल कर दिया होता, और जब तक ये 30 आया तब काटते, तो आपको इतना बड़ा डाउन साइड मिलता। ये पीरियड आप मैच कर लीजिए, मिला? ओवरबॉट पे अगर आपने सेल कर दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस ओवरबॉट जोन पे कितने दिन रहेगा ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है? वैसे ही जब ये 30 के करीब आया था, देखिए यहाँ यहाँ डाउन आते आते ये यहाँ पे ये 30 के नीचे आ गया, तो ओवरशॉट हो गया। यहाँ अगर आपने बाई किया होता तो उसके बाद की मूव आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोग को? ओवरसोल्ड और ओवरबॉट समझ में आया? अब आप गोल्ड के चार्ट में भी देखो, ये 30 की लाइन है और ये 70 की लाइन है। ठीक है? ये जब जब 30 को टच करता है वहां से बाइंग आ जाती है। आप देखिए कितना बड़ा भागा है यहाँ से। ये 30 पे यहाँ पे था और उसके बाद इसने तेजी पकड़ ली। अब ये 66 पे आ चुका है। कितने में आ चुका है? गोल्ड। तो अभी भी तेज हो सकता है। ठीक है ना? 70 छू सकता है। अब यहां पे आप देखिए ये क्या हुआ, 70 के ऊपर निकला कि नहीं? अब अगर आप 70 पे शॉर्ट कर देते तो 70 तो यहीं पे आ गया, है ना? 70 यहीं पे आ गया कि नहीं इस प्राइस पे? उसके बाद तो प्राइस इतना भागा है, भागा कि नहीं? क्या बोल रहे हो? हाँ सर। 70 पे यहाँ पे आ गया था। तो अगर आप 70 का फॉर्मूला यूज करके यहाँ शॉर्ट कर देते इस प्राइस पे, तो इतना तेजी तो आपकी हवा निकाल देता। ये ये 80 भी गया, देखिए आप इसको ठीक से देखिएगा,
मैंने गोल्ड का चार्ट क्यों दिखाया आपको वो भी समझाऊंगा। कहां तक गया देखिए आप, यहां मैं एक लाइन टानता हूं, ये 83 तक गया, देखिए राइट साइड में दिख रहा है 82.87 तक गया, वहां से गिरावट आई, वहां से गिरावट आई। तो इसलिए मैं बोलता हूं मैं 80 आता तो बहुत। बोली मैंने तो टेस्ट भी नहीं करी। बड़ी वाली कोई अभी तो सी भाई खोली नहीं, छोटी खुली है। छोटी एक दो दे दो, पानी पीने को, मेरे को पानी पीना है तो चलो थोड़ी देर बाद दे देना। चाय कब बनाओगे? अपनी सर कभी बना लेगी, वो तो पिएगी। हमारे लिए भी बनवा लीजिए चाय, हाँ तो ये बता दे। एक चाय मेरे लिए भी भाभी जी। तो ये देखिए ये 80 के ऊपर निकला कि नहीं, अगर हम 70 का फॉर्मूला देके यहाँ पे सेल मार देते, तो ये तो प्राइस यहाँ पे थी, यहाँ एक लाइन टान के दिखाता हूँ, वर्टिकल लाइन, ये 70 है, ठीक है। सेवेंटी पे कैंडल यहाँ पे थी, यहाँ ओवरसोल्ड हुआ, लेकिन कितना भागा उसके बाद। तो इसीलिए इस पे अंधा भरोसा मत करिए कि 70 आ गया मैं, आप बाइंग की पोजीशन काट लो, लेकिन शॉर्ट कब मारना चाहिए आज मैं आपको एक ऐसा प्रूवन तरीका बता देता हूं। 70 के बाद ओवरबोट जोन चला गया, लेकिन वो वहां से कौन से दिन गिरेगा ये किसी का बाप भी नहीं बता सकता है। उसका तरीका कैसे निकालना बताइए कि मुझे सेल कब मारना है सर, आपके अंदर में सवाल आएगा कि नहीं, बोलिए। सपोज ये गोल्ड 70 चला गया और मैंने यहां पे सेल मार दिया, तब तो मेरी चड्डी उतार देगा ये, यहां से तो इतना भाग गया है ना। ये देखिए सर, ये 70 पे था यहाँ पे, ठीक है, तो ये 70 के पे प्राइस तो यहाँ पे थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट मार देता तो प्राइस इतना भागा कि नहीं ऊपर, उसके बावजूद तो ये तो मेरा कितना स्टॉप लॉस खा जाता। तो मैं यहाँ पे क्या डिसीजन लूं कि 70 के बाद मुझे सेल कब मारना है, तो उसका एक ही तरीका लिख लो, जब 70 को क्रॉस कर दे उसके बाद जब घूम के वापस 70 के नीचे आना स्टार्ट हो, उसी समय सेल मार दो, ठीक है ना। मतलब सपोज ये 70 को ऐसे क्रॉस किया, यहाँ पे सेल मत मारो, यहाँ कितने दिन रुकेगा, कितने दिन कंसोलिडेट करेगा, यू नेवर नो। लेकिन जैसे ही वापस रिवर्स 70 के हल्का नीचे आया, आप शॉर्ट में बैठ जाओ। दिस इज द सेफेस्ट टेक्निक ओवरबॉट में शॉर्ट मारने का। और या फिर आप 80 या 81 क्रॉस होने दो, तो आप बिंदास शॉर्ट मार के बैठो। लेकिन कई स्टॉक में मैंने देखा है 85 तक चला जाता है। कितना चला जाता है? 85 86 तक भी RSI जाता है। अदानी इंटरप्राइज वगैरह में कई बार गए, दिखाता हूं। यहां पे मैं अदानी का चार्ट खोलता हूं, देखो यहां पे RSI कहां तक गया, 91 दिख रहा है आपको, राइट साइड में दिख रहा है, राइट साइड में दिख रहा है 91.28 लिखा हुआ, हाँ एकदम राइट में। सबको दिख रहा कि नहीं भाई, सब गूंगे बेरे है क्या भाई? यस यस सब दिख रहा है। 91 तक चला गया, तब तो मेरा तो कपड़ा, मैं अगर यहां शॉर्ट मारता, देखिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं यहां 70 को क्रॉस किया, ठीक है, तो एज पर बुक्स मुझे यहां ओवरबॉट हो गया, तो मैं यहां पे शॉर्ट मार दूंगा क्या इस जगह? दिखा आपको? यहां तो इसका प्राइस था 2438 रुपया और ये गया कहां तक, 3800। इसके बाद तो 1400 रुपया भाग गया। तो अगर मैं बुक्स से चलता तो मेरा तो कपड़ा उतर जाता, सही है कि नहीं, बोलिए। लेकिन मैं अपनी टेक्निक लगाता कि इसको ओवरबॉट में चलने दो, मैं इसको कब शॉर्ट मारूंगा, जब ये नीचे आना स्टार्ट होगा,
और जिस दिन ये 70 के नीचे पहली बार आएगा मैं उस दिन शॉर्ट मारूंगा। ये देखिए यहाँ पहली बार 70 के नीचे आया और इस जगह मैंने शॉर्ट मारा होता तो मेरे को पैसा बनता। तो यहां तक आया। दिस इज कॉल्ड टेक्निक। ये 70 क्रॉस कर दिया, ओवरबॉट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस जगह शॉर्ट मारता तो मेरा शॉर्ट यहाँ पे होता, जो कि 2500 के नीचे का है, और ये तो चला गया यहां से यहां, यानी कि 3800 तक। लेकिन अगर मैं टेक्निक लगाता कि इसको नीचे आने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, ये आ रहा है 70 के नीचे वापस घूम के आएगी 70 के नीचे, उस दिन मैं शॉर्ट मारूंगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ एग्जैक्टली ये 70 के नीचे इस दिन आया और उसके बाद मुझे पैसा बना। वैसे ही ये नीचे भी देखेगा, नीचे की लेवल भी आप सीख लीजिए। नीचे ये 30 के नीचे जाते ही आपको ओवरसोल्ड बोलते हो, तो ये यहाँ पे 30 के नीचे चला गया, ठीक है, इस जगह चला गया। मैं लॉन्ग ले लेता तो मेरा लॉन्ग तो इसी जगह हो जाता। उसके बाद तो प्राइस इतनी गिरी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको रिवर्स होके जब 30 के क्रॉस करता है तब बाई करना चाहिए। तो मैं अगर वापस रिवर्सल पे बाई करता तो मेरा बाई यहाँ पे होता और मुझे इतने पैसे मिलते। ये चीज आप लोग को क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, बताइए। हो रही है सर। जी सर। यस सर, अब मुझे 2 सवाल का जवाब देना। RSI का रेंज कितना होता है? 100 से 0। 0 to 100। 100। टेक्निक से हमने क्या निकाला, इसको 2 जोन में डिवाइड करना है, तो मैं कौन सा पॉइंट लूंगा? 50। तो 50 के बारे में हमने जान गया कि 50 इसका मिड पॉइंट है, इस 0 to 100 का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम ये आइडिया लगाएंगे कि ये 50 की लाइन है, इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बियरिश। अब किताब हमको बोलती है कि 70 पे ये 50 के 100 है, समझ, ये 100 है, ठीक है, ये 70 है, ठीक है, और ये 30 है, और ये 0 है। तो ये इसकी जो रेंज हो गई 0 से लेके 100। 50 हमारा मिड पॉइंट है, इसके ऊपर बुलिश, लेकिन 70 पे ओवरबॉट हो जाता है, 30 पे ओवरसोल्ड हो जाता है, ये बुक्स बोलती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब जब ये 30 के नीचे जाएगा, जब वापस घूम के 30 को क्रॉस करेगा, उस दिन हम सेफेस्ट बाइंग में बैठे। वैसे ही जब जब ये 70 को क्रॉस करेगा, उस जगह हम लोग शॉर्ट करके फंस जाएंगे। इसको घूम के जिस दिन 70 के नीचे आता है उस दिन शॉर्ट कर दो। नाउ इट इज क्लियर पिक्चर, थियोरेटिकली क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब RSI आप डेली में भी देख सकते हो, वीकली में भी देख सकते हो, और आवरली में भी देख सकते हो, और 15 मिनट में भी देख सकते हो। सबका रोल अलग अलग है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आप आवरली चार्ट में देखो, है ना, RSI को। अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ट्रेड करते हो, 1-2 घंटे में सौदा काटना है, तो आप 15 मिनट का चार्ट पे देखो RSI को, आपकी मर्जी। अगर आप पोजिशनली खेलते हो, चार्ट पे देखो RSI। अगर आप लंबा पोजीशन रखते हो 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो आप वीकली चार्ट पर देखो, डेली प्लस वीकली, ठीक है। ये RSI का रोल है। अब RSI का एक और बड़ा रोल है जिसका नाम है डाइवर्जेंस। क्या नाम है? क्या नाम है? डाइवर्जेंस। इसके बारे में कोई जानता है? जी सर। प्राइस हायर हाई बनाते जाता है, लेकिन RSI उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाता, वो उतने हाई पे नहीं जाता। जो पहला हाई भले नीचे हो, लेकिन प्राइस नया हाई बनाता है, लेकिन RSI पहले हाई जितना हाई नहीं जा पाता। उसी तरह से डाउन में भी
मैं उतना डाउन मैं नहीं था। एक मिनट पहले तो दो वर्ड का मतलब समझो। आप एमएससीडी का फुल फॉर्म कोई जानता है? मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, ये स्पेलिंग में लिख रहा हूं, कन्वर और डाइवर्जेंस। घनश्याम पटेल, तुम बाथरूम में भी गए हो तो अपना ऑडियो तो ऑफ कर लो। तुम्हारे कोमोड की आवाज हम लोग को सुना रहे हो। अब कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या होता है? कन्वर्जेंस जब दो लाइन आपस में मिलती है, ये दो लाइन जब आपस में मिलती है इसको क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस। अब जो लाइन आपस से एक दूसरे से बिछड़ती है, सपोज ये दो लाइन एक दूसरे से डाइवर्ज हो गई, यहां मिली, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, और एक दूसरे से अलग अलग तरफ जा रही है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब मिलना और डाइवर्जेंस मतलब जुदा होना। ये इजी है आपके लिए समझना। आप यस सर। सपोज ये 20 EM है और ये 10 EM है, ये यहां चल रही है। अब दोनों जाके मिल गई, एक दूसरे को टच कर लिया, तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस। अब 10 ऊपर चली गई और 20 नीचे आ रही है, ये हो गया डाइवर्जेंस। दोनों का रास्ता अलग हो गया। दोनों जब एक साथ मिलती है, जिस पॉइंट पे दोनों मिलती है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, और जिस पॉइंट से जुदा होती है उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। अब एक दूसरे से अलग रास्ता हो गया इनका, ये पहले ऊपर चल रही थी, ये नीचे आने लग गई, और ये नीचे चल रही थी, ऊपर जा, ये डाइवर्जेंस। ठीक है, अभी क्लियर हो आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का फर्क? सबको फर्क फर्क समझ में आया? जी सर। यस सर। अब एमएससीडी का फुल फॉर्म सब लोग बता सकते हो? एमएससीडी एक इंडिकेटर है। मूविंग जैसे एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। जैसे आरएसआई है, आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। वैसे एमएससीडी का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। मतलब जब दो मूविंग एवरेज मिलती है और बिछड़ती है, ये एमएससीडी बताता है। ठीक है, इतनी आसान भाषा में मैं बोलता हूं, पूरी दुनिया के सारे वीडियो देख लीजिए, इतनी आसान भाषा में इंडिकेटर किसी का बाप भी नहीं समझाया होगा। पूरे वीडियोस खंगाल लीजिएगा, इंडिया के नहीं, यूनिवर्स के। ठीक है, अब यहां तक आरएसए का रोल समझ में आ गया। अब हमको डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का जो रोल है, उसी के कारण इसको हम लोग लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग। डाइवर्जेंस एक्चुअली क्या होता है? जब प्राइस गिर रही है, क्योंकि आरएसआई क्या बताता है? आरएसआई बताता क्या है, पहले ये बताइए। आरएसआई का काम क्या है? स्ट्रेंथ बताना। तो जब जब प्राइस बढ़ती है तो स्ट्रेंथ की वैल्यू भी बढ़ती है, जब जब प्राइस गिरती है तो स्ट्रेंथ की वैल्यू भी गिरती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है प्राइस गिर गई फिर भी स्ट्रेंथ बढ़ी है, उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। वो डाइवर्जेंस हमको क्या बोलते हैं? बुलिश। यानी कि अब कहीं ना कहीं ये गिरावट जो है वो नकली है, यहां से तेजी आ सकती है। वो पहले से इंडिकेट कर देता है कि इन स्पाइट ऑफ फॉल इन प्राइस आरएसआई वैल्यू इज नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। और इन स्पाइट ऑफ राइज इन प्राइस द आरएसआई वैल्यू इज डिक्रीजिंग, इट मींस निगेटिव डाइवर्जेंस। यानी कि अब मार्केट गिरने वाला है। सपोज ये प्राइस राइज हो रही है, देखिएगा आप यहां से देखिएगा, ये समझिए। देखिए यहां से प्राइस राइज हो रही है तो यहां से आरएसआई भी राइज हो रहा है, करेक्ट?
यहां से प्राइस फॉल हो रही है तो यहां से आरएसआई भी फॉल हो रहा है, करेक्ट। यहां से प्राइस फॉल हो रही है तो यहां से आरएसआई भी नीचे आ रहा है। यहां से प्राइस राइज हो रही है, यहां से प्राइस राइज हो रही है, यहां से आरएसआई भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब जब ये तो हो गया नॉर्मल, क्योंकि जब प्राइस गिरेगी तो स्ट्रेंथ भी गिरेगी। स्ट्रेंथ मतलब आरएसआई। जब प्राइस बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि जब प्राइस बढ़ रही है लेकिन स्ट्रेंथ फिर भी वही की वही है, बढ़ नहीं रही, ठीक है, या फिर और कम हो गई है, तो उसको बोलते हैं निगेटिव डाइवर्जेंस। और जब प्राइस गिर रही है उसके बावजूद स्ट्रेंथ यही खड़ी है, नीचे नहीं आ रही है, इसका मतलब पॉजिटिव डाइवर्जेंस, यानी कि अब मार्केट में एक तेजी आ सकती है, ये पहले से इंडिकेट कर देता है। तो उसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं अभी दिखाता हूं। देखिए इस प्राइस पे गोल्ड पहुंच गया, ठीक है। यहां पे देखिएगा ये पहले का हाई था, तो यहां हायर हाई बनाया कि नहीं, बोलिए। इस पॉइंट से इस पॉइंट में गोल्ड ने हायर हाई बनाया या हायर लो बनाया, बोलिए। हाई। ये पहले का हाई था और ये वाला नया हाई बना, करेक्ट। प्राइस पहले नीचे गई, वहां से घूम के नया हाई बनाई, ठीक है ना। और आरएसआई पहले ही इस पॉइंट पे आरएसआई देखिए कहां था, यहां पे था, देखिएगा। हाँ, ये भी नीचे गया, लेकिन जब वापस से ऊपर आया इसने नया हाई बनाया, देखिए इसने नया हाई बनाया, लेकिन आरएसआई ने नया हाई नहीं बनाया, इसने नया लो कम हाई बनाया। तो ये अपने आप में क्या सिग्नल दिया आपको गोल्ड में, बोलिए। बेरिश डाइवर्जेंस। इसको बोलते हैं निगेटिव डाइवर्जेंस, निगेटिव डाइवर्जेंस। तो इसका मतलब इसने सिग्नल दे दिया कि अब गोल्ड कभी भी गिर सकता है ना। क्योंकि जब पिछली बार यहां पे टॉप था तब आरएसआई यहां पे था, ठीक है, और इस बार नया टॉप बना है, तो लेकिन आरएसआई में नया टॉप नहीं बना बल्कि कमजोर टॉप बना है। तो इसके बाद आप देखिए कुछ दिन इसने टाइम पास किया और उसके बाद इतनी बड़ी गिरावट दी, दिया कि नहीं। रोल ऑफ निगेटिव डाइवर्जेंस आपने समझा। ऐसा। यस सर। तो इसने पहले से ही हमको इंडिकेट कर दिया कि यहाँ प्राइस राइज हुई है, प्राइस हैज मेड ए न्यू हाई, बट आरएसआई हैज नॉट इवन टच द प्रीवियस हाई, ठीक है ना। तो ये सिग्नल दे दिया कि हाँ ये जो रैली है इसमें स्ट्रेंथ कम है। तो उस स्ट्रेंथ कम होने के कारण ये थोड़े दिन यहाँ टाइम पास किया और उसके बाद दे दिया सबको मार। अब आप बोलोगे सर उसको उसी दिन से गिर जाना चाहिए, ऐसा नहीं, थोड़े दिन छकाएगा वो। अब वो कितने दिन छकाएगा उसके लिए आप फिर उसका रोल कैसे निकालोगे आप, उसका रोल यही है कि एक सपोर्ट पॉइंट ढूंढ लीजिए। ये पिछले बार का सपोर्ट पॉइंट है, इसके टूटते ही मैं सेल मार दूं। जब ये लोअर हाई बनाया है, ठीक है, तो अब मैं इंतजार करूंगा इस सपोर्ट पॉइंट का टूटते ही। तो मैं अगर यहां पे सेल मार देता तो मैं बिल्कुल सेफ था, ठीक है। थोड़े दिन में ही हमको गिरावट दिख गई, क्योंकि ये पहले एक बार इस पॉइंट को वापस रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आया, फिर देखिए कैसा गिरावट दिया। तो डाइवर्जेंस एक ऐसी चीज है आरएसआई में जो हमको, इसको स्ट्रेंथ की डाइवर्जेंस बोलते हैं, स्ट्रेंथ में डाइवर्जेंस आना। तो ये आपको चेक करते रहना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल यहां पे देखते हैं, ठीक है, यहां से प्राइस यहां तक गई, ठीक है, तो आरएसआई भी यहां से ऊपर ही गया, करेक्ट। तो इसमें कोई यहां कोई डाइवर्जेंस दिखा आपको, इस पॉइंट से प्राइस इस पॉइंट पे गया तो आरएसआई भी इस पॉइंट से ऊपर ही गया, यहां कोई डाइवर्जेंस है। तो
यहां कोई डाइवर्जेंस है क्या? नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आरएसआई, जैसे जैसे प्राइस घूम के ऊपर गई, वैसे वैसे ही आरएसआई भी घूम के ऊपर गई। तो ये नॉर्मल मूव है, प्राइस इंक्रीजिंग, स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग। ठीक है, प्राइस डिक्रीजिंग, स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग। करेक्ट। अगेन प्राइस इंक्रीजिंग, स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग। तो ये चीजें आपको आरएसआई बता सकती है। अब हम लोग इसको निफ्टी पे देख लेते हैं। ठीक है, अब निफ्टी में आप देखिए, निफ्टी में भी आपको डाइवर्जेंस दिखा। क्या दिखा आप देखिए, यहां पे मैं क्लाइंट दिखा रहा हूं, ये देखिए, यहां से ये टॉप पे आरएसआई था। उस समय प्राइस कहां पे थी, ऊपर दिख रहा होगा। तो हम लोग उस समय की प्राइस देख लेते हैं। ये टॉप पे था, तब प्राइस यहां पे थी। ठीक है, अब यहां से प्राइस ने नया टॉप बनाया, बनाया कि नहीं? लेकिन आरएसआई ने डाउन साइड दिखा। ये निफ्टी आपके सामने है, देखिए, दिखा आपको? डिड यू सी दिस? यस सर। यस सर। तो इसने, इस टॉप ने हमको क्या सिग्नल दिया कि साला प्राइस इतना बढ़ गया, इस जोन से प्राइस इस जोन पे चला गया। जब नीचे आया तो आरएसआई भी नीचे आया था, देखिए, यहां से जब नीचे आया तो आरएसआई भी नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया तो आरएसआई भी ऊपर गया। ठीक है, फिर जब नीचे आया तो आरएसआई भी नीचे आया, फिर जब ऊपर गया तो आरएसआई भी ऊपर गया, और फिर जब नीचे आया तो आरएसआई भी नीचे आया। लेकिन फिर जब टॉप मार दिया इतना बड़ा, तो आरएसआई का टॉप देखिए पिछले टॉप से काफी नीचे है यहाँ। यानी कि एक स्लांटिंग डाउनवर्ड लाइन है और यहाँ स्लांटिंग अपवर्ड लाइन है। तो ये क्या हो गया, निगेटिव डाइवर्जेंस। क्या हो गया, निगेटिव डाइवर्जेंस होने के कारण इसने सिग्नल दे दिया कि निफ्टी अब कभी भी गिर सकती है, और गिरी। तो इंडिकेटर का काम है कि नहीं, बोलिए आप लोग। यस सर। अगर इंडिकेटर को हम ठीक से फॉलो करें तो इसीलिए इसको लीडिंग बोलते हैं, क्योंकि ये हमको पहले से बता देता है कि इस बार की रैली में स्ट्रेंथ नहीं है। पिछली बार टॉप यहां पे था तो आरएसआई की स्ट्रेंथ लगभग 80 के आसपास थी। ठीक है, 85 के आसपास। और इस बार नया टॉप बन गया, इतना बड़ा टॉप बन गया, उसके बाद भी ये 80 से काफी नीचे स्ट्रेंथ है। देखिए एग्जांपल, अगर हम ये वाले स्ट्रेंथ का वैल्यू निकालें, इस जगह स्ट्रेंथ कितनी थी आपको यहां दिखेगा, इस जगह दिखेगा। हाँ, कितनी थी स्ट्रेंथ बोलिए यहाँ पे? 83.68। और जब ये टॉप बना दिया ये वाला, तब स्ट्रेंथ कितनी आ गई? 74.15। सर कितना दिख रहा है वहां पे? सॉरी 73 सर, बाजू वाले में अपना पहले 74 था। अब कितना दिख रहा है? 73। तो स्ट्रेंथ का 10 पॉइंट घटा या बढ़ा? घटा। घटा। जब पिछली बार जब यहां पे थी, ठीक, हाई ऊपर दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है? यू आर शेयरिंग स्क्रीन के ठीक नीचे देखिए, कितना हाई दिख रहा है निफ्टी का? 17, 8। 79.92। दिख रहा है आपको हाई, है ना? और इस बार नया हाई कितना बना? 88.87। तो प्राइस तो साला
1900 पॉइंट भाग गया, लेकिन स्ट्रेंथ तो 83 की जगह 73 आ गई, है ना। जबकि रियल में क्या बोलते हैं, जब प्राइस बढ़ता है तो स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए। तो ये क्या समझ में आया आपको, आरएसआई ने हमको क्या इंडिकेट कर दिया था यहाँ पे, ये जो तेजी हुई इस पॉइंट से, जब यहाँ नीचे आके जो तेजी किया और नया हाई बनाया, इतना बड़ा डिफरेंस, और यहाँ इतना बड़ा डिफरेंस, ये सिग्नल दे दिया था कि यहां से फॉल सीवियर आएगी। होप आपको आरएसआई क्लियर हो गया मेरे भाई लोग। सभी लोग चैट में लिख दे, वी आर क्लियर, वी अंडरस्टूड लिख दीजिए प्लीज, चैट में लिख दीजिए वी अंडरस्टूड। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। आरएसआई हमारा कंप्लीट हुआ, पूरा रोल आरएसआई का। अब आप में से मुझे कोई भी एक जन जो आज मैंने पढ़ाया उसको समरी करके बता सकता है, खाली आरएसआई के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आफ्टर किसी एक जन ने मुझे बताइए मैंने आरएसआई के बारे में अभी क्या क्या बताया। कोई एक जन जिसको बहुत अच्छे से समझ में आया वो मुझे समझाए मैंने आज क्या क्या समझाया। कोई भी एक जन डर, अरे डरो मत, तुम्हारा कौन सा यहाँ पे मैं एक पोस्टर लगाने वाला हूं, किसको नहीं आता है, जो सर आता मैं है। कोशिश कर हाँ आरएसआई मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसकी रेंज 0 से 100 होती है, उसका वेरी मिड गुड, पॉइंट 50, 50 के ऊपर बुलिश जोन बोल सकते हैं और 50 के नीचे बेरिश जोन बोल सकते हैं। तो जिसकी आरएसआई 50 के ऊपर है उसको बुलिश साइड या अप ट्रेंड कंसिडर कर सकते गुड, हैं। मेन चीज इसमें यह है सर कि जब भी कोई बड़ा हाई या लो बनता है एज पर द टाइम फ्रेम, इंट्राडे 5 मिनट्स 15 मिनट से लेके वन डेली वीकली, तो उसमें अगर आरएसआई का डाइवर्जेंस जो अबाउट 70 होना चाहिए, अगर उसमें डाइवर्जेंस मिलता है और जब भी नया टॉप के टाइम अगर आरएसआई पहले टॉप के जितना आरएसआई नहीं दिखाता है तो उसको नेगेटिव डाइवर्जेंस बोल सकते हैं। और फिर आरएसआई जब ये 70 क्रॉस करके नीचे आए तभी उसको शॉर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से सर जब नया लो बनता है और करेक्ट, आरएसआई 30 के नीचे हो और हाँ पहले का आरएसआई के कंपैरिजन में करंट आरएसआई अगर उतना लो ना हो और करेक्ट। फिर वापस जब प्राइस ऊपर अप होती है और आरएसआई 30 क्रॉस करके ऊपर जाना शुरू करती है तो उसमें बाई की पोजीशन देख सकते देखिए यहाँ यहाँ वेरी गुड, वेरी गुड सब लोग, मैं आपके लिए क्लैप करता हूँ, वेरी गुड, यू आर पेइंग फुल अटेंशन, नो इश्यूज। अब मैं आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाता हूँ। व्हाट इज पॉजिटिव डाइवर्जेंस? अब देखिए आरएसआई यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इस पॉइंट पे आरएसआई है, ठीक है, इस पॉइंट पे आरएसआई है, मैंने लाइन टान दी, ठीक है, और इस पॉइंट पे प्राइस यहां पे थी, ठीक है। प्राइस ने नया लो बनाया, बनाया कि नहीं, लेकिन आरएसआई ने पुराने लो को भी नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा कि नहीं, दिखा आपको मिस्टर हरी जी, डिड यू सी दिस? हैं। सर यस सर। फिर से दिखाता हूँ यार, थोड़ा सा क्या लोगों को, ये यहाँ पे लो था तो उस समय आरएसआई यहाँ पे था, ठीक है, और अब प्राइस जब एक बार ऊपर गया और वापस से जब नया लो बनाया
इस लो से ये लो काफी नीचे है कि नहीं, बोलिए। इस लो से ये वाला लो काफी नीचे है कि नहीं, जी सर। जी सर। लेकिन इस आरएसआई से क्या ये आरएसआई इतना नीचे है, ये तो ऊपर है। जी सर, ऊपर है। तो इसने आपको एडवांस में क्या दे दिया सिग्नल, पॉजिटिव, ट्रेंड में जाना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो अगर आपने इधर खरीद लिया होता तो आपकी बल्ले बल्ले। इस रोल के लिए मैं आरएसआई को बोलता हूं कि आरएसआई में एक मैजिकल क्षमता है कि वो आपको पहले से एडवांस मूव समझाने की ताकत रखता है। उस जगह आप थोड़ा सा पेशेंटली वेट करके ट्रेड को होल्ड करो तो आपको बड़ा पैसा बनता है। ये वही टाइम है 15,183 का जून में, जहां मैंने पूरे वर्ल्ड को चैलेंज किया था 17,000 जाएगा निफ्टी, वो भी जुलाई तक। तो यहाँ 17,192 गया और अगले महीने में 18,887 गया। वो मैंने आरएसए के बेस पे ही बोला था इस 15,183 पे। आया समझ में आपको, जून 2022 की बात है। तो जब जब मैं कोई बात करता हूं ना, उसको कभी भी हल्के में मत लेना दोस्तों। देखिए फॉर एग्जांपल, अब आपको देखिए, ये देखिएगा, अभी अभी आपको दिखाता हूं। अभी मैं क्यों आपको पूरा वर्ल्ड को बोल रहा था कि भैया तुम लोग मंदी में मत रहना। देखिए इस लो पे आरएसआई यहां पे, करेक्ट, करेक्ट है कि नहीं, बोलिए। करेक्ट। ये अभी की बात है, अभी की। और ये नया लो बनाया 16,828, लेकिन आरएसआई नया लो नहीं बनाई। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था यहां से बड़ी तेजी आएगी दोस्तों। याद आया। क्या मैंने हर वीडियो में नहीं बोला कि मंदी मत करिए, मंदी मत करिए, भले ही पूरा ग्लोबल क्लूज खराब है, मंदी मत करिए, मार्केट ऊपर जाएगा। क्या मैंने हर वीडियो में अभी बोला कि नहीं पिछले 10 दिनों में, बोलिए। यस सर। तो आप खुद देख लीजिए मैंने क्यों बोला। यहां इस लो पे आरएसआई है इस जगह, करेक्ट। और ये जो नया लो बनाया यहां से यहां तक का, ठीक है, तो यहां आरएसआई तो नीचे आना था, आरएसआई तो यहां। डिड यू नोटिस और नॉट। और जब जब ऐसा हुआ है दोस्तों, ये छोटे मूव में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये बड़ा मूव बनेगा। ये अभी का एक एग्जांपल आपको दिखाया था, ये वाला, दिस दिस, और उसके बाद आपने मूव देखा होगा, ठीक है। तो ये दिस, इसकी जगह यहां है। तो अब ये ऐसा, ये भी ऐसा जाएगा, भले टाइम लेगा, लेकिन आप इसका भरोसा रखिए ये लो जल्दी टूटने वाला नहीं। कितना अच्छा काम दिखाया आपको आरएसआई का, बोलिए। दिख रहा है आपको डाइवर्जेंस ये वाला। जी सर। हाँ दिख रहा है। अब समझ में आया मैं बार बार यहां क्यों जिद कर रहा था। एफआईस के 9% लॉन्ग थे खाली, ओनली 9% लॉन्ग, 91% शॉर्ट। इतने शॉर्ट उनके पास थे, उसके बावजूद में बार बार पूरे वर्ल्ड, पूरी बैंकिंग की कितनी बैड बैड न्यूज आई, ये बैंक डूब गई, वो बैंक डूब गई, अमेरिका में ये हो गया, यूरोप में ये हो गया, तो भी मैं किसी भी वीडियो में बोला कि मंदी कर लो। डिड आई से इन एनी वीडियो इन लास्ट 10 डेज। आप में से कुछ लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे होंगे, उस समय लग रहा होगा ये पागल है ना। लेकिन 31 मार्च को आपको क्या दिखा, एक ही दिन में सबकी चड्डियां उतार दिया मार्केट।
अब कल और उतारेगा, उसके बाद 6 तारीख को गिरेगा भी, आपको ये भी मैं एडवांस में बोल रहा हूं। फिर मंडे को भी गिरेगा और उसके बाद आएगी रियल तेजी। अब आप पूछोगे सर आप ऐसा कैसे बता रहे हो, ये हमको सिखाइए। ये कोई सिखा नहीं सकता, ये एक्सपीरियंस से आएगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको मैंने अभी क्या क्या दिखाया, इस जगह आरएसआई थी, इस बार इस जगह है, जबकि प्राइस इस जगह से इस जगह आ गई थी। तो क्या ये मैजिक कर सकता है कि नहीं आरएसआई, अगर इसका ठीक से इस्तेमाल किया तो? कर सकता है सर। तो इसका मतलब इस बार तेजी जोरदार रहेगी। अब क्या होगा, ये कल कल कुछ 17,550 तक पहुंच जाएगा, और थर्सडे को जो वीकली एक्सपायरी है इस बार थर्सडे को, उस दिन ये 600 या 620 का हाई बना के दे नीचे, ठीक है। फिर मंडे को यहां तक लाएगा, इसको बोलते हैं डबल बॉटम, और उसके बाद ये करेगा ऐसा रैली। कुछ समझ में आया आपको? जी सर। यस सर। मैंने आपको पूरा इतिहास बता दिया, अब आप चेक कर लीजिएगा ऐसा ही होता है कि नहीं निफ्टी में। लेकिन आप इसको मैं सिखा नहीं सकता हूं, ये मैंने कैसे बताया, ठीक है। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ठीक है। लेकिन आपको कितनी बड़ी चीज दिखा दिया कि दिस वाज द लो व्हेन प्राइस वाज हियर, व्हेन प्राइस मेड ए न्यू लो इट वाज आरएसआई मेड ए हायर लो। लास्ट टाइम व्हेन इट हैपेंड हियर, और उसके बाद की रैली आपके सामने है। तो अब क्या करना आपको, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के रखिए। एक तो जब गिरावट आती है, जब प्राइस यहां कहीं आती है 17,200 की तरफ, वहां बाई करके बैठ जाइए, 16,800 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए और 18,000 का टारगेट ले लीजिए। मुझे तो लगता है 18,600 तक जाएगा। अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आ रहा है ये सबको? जी सर। सर सर एक डाउट है, पूछ सकता हूँ? पुजारी जी जरूर पूछिए। गलत हुआ तो माफ कीजिए सर। अरे क्या जी सर। माफी मांगना है यार, मेरे घर के मेंबर हो, मैं भी तुम्हारे घर का मेंबर हूँ। छोटा भाई कभी गलती करे तो बड़ा भाई तो गाली दे सकता ना यार। अच्छा अच्छा। बोलो। सर ये RSI 14 करके लिखा है ना, उसके ऊपर हाँ देखिए जो प्राइस गया है, तो वो लेवल और उसके हाँ यस, ये हाँ तो उसका हाई देखो, और ये यहाँ पे जो ये बना है ये इसका है, और यहाँ पे जो ये हुआ है, और इधर ये ज्यादा हुआ है हाँ, यहाँ ये ज्यादा। साइड में। हाँ हाँ ये, तो इसको कैसे समझे, मतलब ये क्या हाँ तो ये समझे? भी और निगेटिव डाइवर्जेंस है, ये भी निगेटिव डाइवर्जेंस है। अच्छा। इसीलिए तो निगेटिव डाइवर्जेंस हुआ, इसीलिए तो ये कॉल आई। ओके ओके। नहीं तो ये जो RSI 14 करके ये यहाँ पे जो है वो इतना ऊपर कैसे गया है ये RSI, और ये यहाँ पे? अरे कैसे गया मतलब, अब मैं ये भी समझाता तुमको कैसे गया। उस समय सेलर का बायर का मोमेंटम बहुत तेज था। देखो यहाँ पीछे जाके देखते हैं, आपके सवाल का जवाब यहाँ छुपा है। देखिए यहाँ से प्राइस का मोमेंटम बहुत हाँ फास्ट था, हाँ हाँ आरएसआई का भी मोमेंटम ऊपर की तरफ, ये हाँ कोई नहीं। हाँ लेकिन जब लेकिन जब एक सेकंड, इस प्राइस से तो इस प्राइस ने नया लोअर हाई बनाया, आरएसआई ने भी लोअर हाई बनाया, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब इस प्राइस से इस बार इस टॉप ने लोअर हाई बनाया, तो आरएसआई ने भी लोअर हाई बनाया, ठीक है। हाँ हाँ समझ गए। अभी समझ में आया? यस यस अभी समझ गए। लेकिन इस प्राइस से
वो वाला प्राइस ऊपर गया जो मैंने दिखाया था, और आरएसआई ने लोअर टॉप बनाया, तो ये सिग्नल होता है गिरावट का। ठीक है, जहां आरएसआई और प्राइस दोनों सेम बिहेव कर रहा है, आरएसआई और प्राइस जहां सेम बिहेव कर रहा है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉट ए डाइवर्जेंस। जहां प्राइस बढ़ रही है लेकिन आरएसआई पिछले टॉप से कम टॉप बना रहा है, तो उसको बोलते हैं निगेटिव डाइवर्जेंस। और जहां प्राइस नया लो बना रही है पिछले लो से, लेकिन आरएसआई पिछले लो से हायर लो बना रहा है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ओके सर। और किसी का सवाल है पूछे, कोई बात नहीं, अभी एक टॉपिक और करेंगे, इसके बाद एक और इंडिकेटर करेंगे, लेकिन अभी कोई सवाल है तो पूछिए। आज मैं पूरा दिल खोल के बता रहा हूं, बोलिए। आरएसआई से रिलेटेड अभी जो मैंने टॉपिक यूज किया है, उसके रिलेटेड कोई सवाल है क्या बड़े भाई लोग? जी सर, एक सवाल है सर। बोलिए। हरि प्रसाद जी। अच्छा, आपका नाम हरि प्रसाद तो नहीं है, मुझे मालूम है। हरि कोई बात नहीं सर, कोई बात हरि नहीं सर। पटेल है क्या? पंड्या। हरि पांड्या। जी सर। पांड्या आप क्या जैन हो? नहीं सर, ब्राह्मण। ब्राह्मण। अच्छा, पांड्या अलग भी होते हैं। बोलिए। जी सर। सर अभी ये जो डाइवर्जेंस है, तो सर ये अभी मतलब मेरा क्वेश्चन मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से कि डेली और वीकली का इंटरलिंक होता है, या डेली वीकली मंथली अलग अलग तरीके से चलता है सर? तो इसका देखिए सर, इंटर रिलेशन समझ सकते हैं किसी तरह से सर? सर आप इसको 15 मिनट के चार्ट में भी ऐसा कोई डाइवर्जेंस देखते तो आप उसको भी प्ले कर सकते। जी सर, लेकिन वो सर वो लागू होगा, वो वैलिड रहेगा 15 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए? हाँ बट सर, सबसे बढ़िया आपको डेली में कभी भी दिखता है, आप इसको यूज करो। ओके सर, थैंक यू। अपना दिमाग ज्यादा दौड़ाओ ही मत, ये 15 मिनट वाले डाइवर्जेंस आपको बहुत बार फेल करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जी सर। डेली में होता है। डेली का मतलब क्या होता है आप लोग समझते हो? डेली मतलब एक पूरे दिन का मूवमेंट कैप्चर हो गया डेली। ठीक है, निफ्टी पूरे दिन में क्या हुआ, ऐसे गया, नीचे आया, फिर इतना देर यहाँ कंसोलिडेट किया, पूरे दिन ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये पूरा मिला के एक दिन हुआ, और ये एक एक कैंडल एक दिन को बता रही। ठीक है, जी सर। तो ये ज्यादा रेलिवेंस रखता है, समझ में आया? जी सर। के लिए अगर आप स्टडी करते हो तो डेली चार्ट इज द बेस्ट। लिख लो आप लोग इसको, डेली चार्ट से अच्छा कोई चीज नहीं है। अब क्या होता है, 15 मिनट्स में भी आपको बहुत सारे डाइवर्जेंस दिखेंगे, लेकिन सब सफल होंगे उसमें। उसका कारण क्या है कि वो 15 मिनट में टाइम फ्रेम में चल रहा हो। ठीक है, एक एक कैंडल, और आरएसआई भी उसका 15 मिनट का दिखा रहा है, यानी कि 15 मिनट की 14 कैंडल का आरएसआई दिखा रहा है। आरएसआई 14 कैंडल्स का दिखाता है। ठीक है, अब आरएसआई का एक रोल और है, सुनिए। अगर आप आरएसआई का डिफॉल्ट को 3 डेज कर दोगे, फ्रॉम 14 to 3 डेज, तो आप पता लगा सकते हो कि ये मार्केट रियल में ओवरसोल्ड हो गया। ये स्ट्रेटेजी मैं सिखाऊं या नहीं सिखाऊं, बताइए? ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, ये मैं पैसे लिए बिना किसी को बताता नहीं हूं। ठीक है, बिना पैसे लिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, ये मैं यूज करता हूं बहुत बार, आज आपको सिखा देता हूं। बाई डिफॉल्ट आरएसआई कितना डेज बता रहा है? 14 days. अगर मैं इसको चेंज करके 3 कर दिया तो 3 डेज का लेगा। तो ये लास्ट की 3 कैंडल का आरएसआई बताएगा कि नहीं? जी सर। Yes, sir. इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा मैं अभी आपको दिखाता हूं। अब आरएसआई का चार्ट देखिए आप। कुछ नहीं समझ में आएगा सर हम लोग को। समझाऊंगा ना भाई, मैं बैठा किस लिए हूं, बोलिए। ये बहुत काम की चीज है दोस्तों, बहुत काम की। सर ऑलमोस्ट 100 और 0 के आसपास जा रहा था, ऑलमोस्ट।
जाने दो, लेकिन ये कितने काम की आपको पता ही नहीं है ये चीज। ये मेरा खुद का निकाला हुआ है, किसी से मैंने, ये कोई दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मैं हमेशा कोई चीज भी करता हूँ थोड़ी सी हटके करता हूँ। तो मैं इसको हटके किया कि 3 दिन वाले के मैं क्या यूज ले सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूं, जब जब ये एकदम जीरो के पास आ जाए मैं वहां बाई कर लेता हूं। यानी कि ये 1 के आसपास आ जाए, समझ में आया, 1 के आसपास मैं इसको बाई कर लेता हूं। जब ये 99 के ऊपर निकल जाए मैं सेल मार देता हूं। कितना आसान तरीका है, बोलिए अब। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए 100 के करीब आ गया इस पॉइंट पे, और यहां अगर मैंने सेल मारा होता तो मार्केट नीचे आया कि नहीं। तो ये 3 दिन की आरएसआई मुझे क्या बोलती है, चालू मार्केट में मुझे पता करना कि अब ये मार्केट का अब बन गया कि नहीं। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं, हम लोग एंड ऑफ द डे देखते हैं इसको, इस चार्ट को हम लोग कब देखते हैं, डेली चार्ट को एंड ऑफ द डे, जब पूरा मूवमेंट खत्म हो गया। लेकिन मुझे चालू मार्केट में पता है यहाँ पे टॉप बन गया लगभग। वो कैसे चालू करता हूं मैं, 3 दिन का आरएसआई अगर 99 के ऊपर आ गया या 99 क्रॉस कर दिया, मैं शॉर्ट बैठ जाता हूँ, फिर मैं डरता नहीं। समझ में आया आपको। यस सर। और 3 दिन वाली आरएसआई अगर 1 के करीब आ गई है तो मैं उसमें लॉन्ग करके बैठ जाता हूं। अब बोलिए ये कमाल की चीज है कि नहीं। यस सर। चालू मार्केट में मुझे बता देता है कि मार्केट का बॉटम बनने वाला है, शॉर्ट टर्म 2-3 दिन के लिए। आया समझ में कुछ। तो ये एक तरीके से मैं आरएसआई को यूज कर सकता हूं। ये हो गया एक डिफरेंट तरीका आरएसआई यूज करने का। बाय डिफॉल्ट इट इज 14 पीरियड्स, 14 पीरियड्स, ठीक है। 14 पीरियड्स का मतलब होता है 14 कैंडल्स। चाहे आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो, चाहे आधे घंटे का, चाहे 1 दिन का, चाहे वीकली, ये लास्ट की 14 कैंडल को देके आरएसआई बताता है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं 3 पीरियड्स का देखता हूं जब चालू मार्केट रहता है। क्यों देखता हूं, 3 पीरियड्स में जब भी वो 9 यहाँ पे 0 के करीब आ गया है मैं समझ जाता हूं बॉटम बन गया, समझ में। और जब जब ये 99 के करीब आ जाता है मैं समझ जाता हूं एक बार गिरावट आने वाली है। ये तरीका आपको पसंद आया या नहीं, बोलिए। हाँ सर, पसंद है बिल्कुल। इसीलिए इसमें क्या है, जिग जैग, ये जिग जैग है कि नहीं। आप इसको नॉर्मल अभी अभी जब तक अगर मैं नहीं बताता आपको तो आपको लगता है ये क्या रहा सही है बे, ये 30 और 70 पे तो कभी रुक ही नहीं रहा नहीं रुक रहा है ना 30 और 70 पे। जी सर। सर एक क्वेश्चन है सर इसमें। बोलिए सर। सर ये 3 पीरियड आरएसआई सर इंडेक्स के लिए ज्यादा बेटर है या स्टॉक में भी सर इतना इसी ये तरह सब में काम करेगा, लेकिन वो सब F&O के आइटम होने चाहिए। कौन सा, थैंक यू सर। F&O। अभी आ गया समझ में। जी सर। तो आपको चालू मार्केट में अगर पता करना है कि साला मार्केट और कितना ऊपर जाएगा या यहां से भी बहुत ऊपर जाने वाला, तो जब जब ये 99 को क्रॉस कर दे आप समझ जाना मार्केट इज वेरी नियर टू टॉप, मार्केट इज वेरी नियर टू टॉप आउट। और जब ये 1 के करीब आ जाए नीचे, 1 या उससे थोड़ा सा, तो समझ लें मार्केट इज गोइंग टू बॉटम आउट। तो ये चालू मार्केट में मेरी सहायता करता है, सहायता यानी कि हेल्प करता है। आज मैंने मेरा एक और ब्रह्मास्त्र आप लोग को दे दिया। ये मैंने अभी तक किसी भी बैच में ये स्ट्रेटेजी नॉट इन ए सिंगल बैच मैंने ये शेयर नहीं किया। ये थैंक यू फर्स्ट, सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ, क्योंकि ये थैंक यू सब सो मच सर। ये मेरे खुद के हथियार है।
ये मैं सबको देता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे क्लास का कोई पार्ट भी नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं कि भगवान ने जितना नॉलेज मुझे दिया है मैं सबको बांटूं, ताकि कल को मुझे कुछ हो जाए तो इस नॉलेज को आगे बढ़ाने वाले लोग रहे, ठीक है। तो आज आपको मैंने जो जो हुनर सिखा दिया ना, ये आरएसआई से रिलेटेड, अब आप क्या करिएगा, यूट्यूब में सर्च करिएगा सारे दुनिया के आरएसआई के वीडियो और मैच करिएगा सर की क्लास और उनमें क्या डिफरेंस है। सारे वीडियो लगा के देखिएगा, आज कल परसों जब तक आपको टाइम मिले सारे आरएसआई से रिलेटेड वीडियो देखिएगा। और आज का हमारा वीडियो जो है, जो रिकॉर्ड हो गया है, जो आपकी ग्रुप में आ भी जाएगा, उसको भी आप चेक करिएगा कि क्या डिफरेंस है इस इंसान का समझाने का तरीका। आपको कॉम्प्लिकेट करके कोई समझाता है तो आधी बात आपके दिमाग में चलती है, आधी बात आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। लेकिन अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो आपको दिमाग में जल्दी गुजरती है। अगर मैं इसको कॉम्प्लिकेट करना चाहता था ना अभी 99 और इसको, तो मैं बोलता ये ऐसे गया, ये वापस से जब ऐसे घूम के ऐसे जाएगा यहाँ, तब ये 99 जाएगा, तब हम लोग को सोचना है। तो मैं इसको कॉम्प्लिकेट भी कर सकता था ताकि आपको पूरी बात समझ में नहीं आए। समझ में आया? लेकिन मैंने एक ही वर्ड में क्या बोल दिया कि जब ये 99 पे पहुंचे आप समझ जाना नियर टू टॉप, वहां टॉप बन गया ऐसा मत सोचना है, लेकिन अबाउट टू टॉप आउट। और जब ये 1 के पास पहुंच गया अबाउट टू बॉटम आउट, 3 डेज वाला। और अगर आपको और सेफ खेलना इसको 4 कर लीजिएगा, एकदम ही सेफ खेलना आरएसआई 4 कर लीजिएगा। अब ये तो कोई किताब नहीं सिखा रहा है, और फास्ट पता करना आपको, इसको आरएसआई 2 कर लीजिए भाई, इससे भी मुझे फास्ट पता चले। लेकिन उसके सिग्नल की वैलिडिटी 3 वाले से थोड़ी कम रहेगी, ठीक है, और 4 वाले की 3 वाले से भी बेटर रहेगी। लेकिन 4 वाले में जल्दी 99 मिलेगा नहीं आपको, है ना, तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। अब इसको 2 करके देखते हैं हम लोग। अब 2 में क्या डिफरेंस करना पड़ेगा आपको मैं बता देता हूं। 2 पे आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को आपको लिख लेना पड़ेगा, 99.5 आएगा तभी मैं शॉर्ट करूंगा। कितना? अगर आप 2 दिन का देख रहे हो, समझ में? और ये 0.5 to 1 के आसपास दिखेगा तब मैं लॉन्ग करूंगा। तो वहां से आपको आसानी से 100 सवा 100 पॉइंट मिल जाएंगे, इस लॉन्ग से या इस शॉर्ट से। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, स्टॉक में अलग चीज हो जाएगी। तो ये एकदम क्लियर हो गया आपको, सबको क्लियर हुआ? आरएसआई खत्म करें एक बार। यस अब नया टॉपिक की एक बार थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, उसको हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी। और सुनिए, मंडे का जो भी 10:30 से जो टाइम बोला हूं मैं, उसमें सिर्फ 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर रहेगा हर मंडे। अभी 1 या 2 मंडे आपको और पढ़ाई मिलेगी, तो मैं इस वीक में मैं 3 क्लास कराने वाला हूँ। ये आज एक हुई है, एक फ्राइडे को भी 3 से 5 होगी, और एक संडे को 3 से 5, संडे को 1 बजे से 3:30, 1 to 3:30 उसका टाइम लिख दिया जाएगा। फ्राइडे को भी छुट्टी है तो मैं 3 से 5 करा रहा हूँ। सैटरडे मैं रेस्ट करता हूँ, ठीक है, और मेरे बहुत सारे काम रहते हैं वो भी निपटाता हूँ। तो फ्राइडे को भी हम लोग, गुड फ्राइडे की छुट्टी है, 3 से 5 करेंगे। जो लोग नहीं आ पाएंगे वो वीडियो देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, वीडियो में भी उतना ही समझ में आएगा जितना अभी आया, ठीक है। और सवाल जवाब के लिए कोई सोचेगा मुझे सवाल भी पूछना था, उसके लिए मैंने
मंडे को एक सवाल जवाब क्लास रखा है 1 आवर टू 1 आवर 30 मिनट्स, या तो 1 आवर में कंप्लीट कर देंगे उसको या 1 आवर 90 मिनट्स में, ताकि आपके दिमाग में ये सब घुसे। अब हम लोग पकड़ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक एडीएक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग एडीएक्स के बारे में जानेंगे। हम लोग इंडिकेटर्स में क्या क्या करने वाले हैं, पहला लिख लीजिए आरएसआई जो हो चुका है, नंबर 2 लिख लीजिए एमएसीडी जो बाकी है, नंबर 3 लिख लीजिए एडीएक्स जो अभी स्टार्ट हो जाएगा, खत्म आज नहीं होगा। नंबर 4 लिख लीजिए स्लो स्टोकेस्टिक, या फिर आप खाली स्टोकेस्टिक भी बोल सकते हो उसको, स्लो वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और नंबर 4 लिख लीजिए आप, नंबर 5 लिख लीजिए बॉलिंजर बैंड। ये कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग बॉलिंजर बैंड करते हैं आज, तो ये पेंडिंग रह जाएंगे 1 2। ठीक है, ये हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हो सकेगा तो आज कंप्लीट भी कर देते हैं। इसके बारे में कौन कौन जानता है बॉलिंजर बैंड क्या होता है? बताइए, महारथी लोग बताइए मुझे। सर इतना पता है कि कुछ ईएमआई जैसा ही होता है और उसके हाई लो के साथ कुछ कैलकुलेशन करके अपर बैंड लोअर बैंड डिसाइड होता अच्छा, दूसरा आप लोग को मैं एक चीज और बता दूं, अभी जो रिजल्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है उसके लिए मैंने ग्रुप बनाया है। जिसका जिंदगी में जितना लॉस हुआ ना वो सब निकालने की वो काबिलियत रखता है वो ग्रुप, और बहुत फास्ट। ठीक है, बस इतना हिंट दे दिया आपको। अब उसके बारे में मैं डिटेल नहीं बता सकता हूँ क्या है, सिर्फ रिजल्ट सेशन के टाइम पे वो ग्रुप चालू रहेगा। फीस मैंने रखा है 20,000 रुपया, और वो ईयर एंड तक रखा है, 1 साल की रखा है। उसमें भी अगर आपके 5 लाख 1 साल में 10 लाख नहीं बनते हैं तो आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता, उसमें बहुत चमत्कारिक चीज होने वाली है जो मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। उसमें ऐसे ऐसे कुछ कॉल मिलेंगे आपको कि 20 रुपये में आप खरीदोगे और अगले दिन 100 रुपये में बिकेगा। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या लगा, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? ये आपको एक बैंड दिखाई दे रहा है, ये जो हाईलाइटेड है ये क्या है? व्हाट इज दिस? है। इसको बोलते हैं दोस्तों बॉलिंजर बैंड। किसको बोलते हैं? इसको, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना ऐसे 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 ऐसे, ये बॉलिंजर बैंड है। ये इसका अपर बैंड है, ये इसका लोअर बैंड है। तो मार्केट इसी बैंड के अंदर चलता है। आप देखिए सारी कैंडल्स इसी के अंदर है ना। एक हस्बैंड होता है, एक बॉलिंजर बैंड होता है। हस्बैंड भी एक लाइन के अंदर ही चलता है, जहां उसकी वाइफ ने दायरा रख दिया उस दायरे के अंदर ही हस्बैंड को चलना पड़ता है। वैसे मार्केट को भी अगर चलना है तो इस बैंड के दायरे में ही चलता है। अब आपको बाय डिफॉल्ट जो बॉलिंजर बैंड होता है वो क्या रहता है मालूम आपको?
20, क्या रहता है 20 कोमा क्या रहता है 20,2 रहता है बाय डिफॉल्ट। सागर सर ने आपको यहाँ पे 3 करवाया होगा शायद, या नहीं करवाया होगा? नहीं नहीं, सागर सर को भी आइडिया नहीं इसके बाद। तो 20,2 करेक्ट। अब इसमें 20 क्या है और 2 क्या है पैरामीटर्स में? जैसे आरएसआई में 14 क्या था, 14 कैंडल्स। आरएसआई में जो 14 था वो क्या था? आवाज आ रही है आपको? सबको मेरी आवाज आ रही है? सर स्ट्रेंथ था वो 14 आरएसआई में 14 का मतलब क्या था? 14 कैंडल्स। यहाँ 20,2 का मतलब क्या है? 20 पीरियड, हाँ? 20 पीरियड। और सर 2 उसका कुछ डाइवर्जन, वो सर वो एग्जैक्टली पता नहीं है सर। इसलिए तो मैं पूछा आप लोग को कि 20 पीरियड ही बोलोगे आप लोग। ये है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। इस 20 का मतलब क्या होता है? 20 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। और अब इस 2 का मतलब क्या होता है? नो सर, नहीं पता। ढूंढो, गूगल में ढूंढो। व्हाट इज 20,2 इन बॉलिंजर बैंड? लिखा हुआ आएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको गूगल में। क्या खुल गया है? What is 20,2 in Bollinger Band? थोड़ी इंटरनेट में मैं आपको बताता हूँ। 2 होता है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। इस 20 एवरेज से प्राइस कितनी डेवरेज, इस 20 मूविंग एवरेज की लाइन से, ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है। ये कितने, ये कौन सी लाइन है? किसकी लाइन है ये? 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। तो इससे प्राइस प्राइस इसको टच भी करती है, इससे ऊपर भी जाती है, इससे नीचे भी आती है। तो एवरेज में कितना डेविएट करती है उसको बोलते हैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो बैंड बनता है वो इससे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे। ये अपर बैंड कहलाता है, ये लोअर बैंड कहलाता है। क्या समझे? ये समझ में आया आप लोग को? यस सर के ऊपर से निकल गया? बोलिए। चलिए फिर से समझा दो। ये जो बैंड के, ये बैंड चल रहा है इसको लोअर बैंड बोलते हैं। ऐसा जो बैंड चल रहा है ना, हाँ, ये क्या है? लोअर बैंड। और ये जो चल रहा है ये है अपर बैंड। और ये जो बीच में ब्लू कलर की लाइन चल रही है ये है 20 सिंपल मूविंग एवरेज। इससे प्राइस जितना डेविएट होती है ना, ऊपर या नीचे, उसको बोलते हैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। एवरेज में जितना डेविएट होती है इस 20 दिन की मूविंग लाइन से, और उसको इंटू 2 कर दो, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 2 कर दो तो वो हो जाएगा अपर बैंड। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे की तरफ इंटू 2 कर दो तो लोअर बैंड। और लोअर बैंड की प्राइस और अपर बैंड की प्राइस यहाँ दिख रही है।
तो आईसीआईसीआई बैंक में लोअर बैंड की प्राइस क्या है? 817 और अपर बैंड की प्राइस क्या है? 885 तो अभी ये अपर बैंड पे खड़ा है कि नहीं, है ना? लोअर बैंड छू के अपर बैंड गया कि नहीं? हाँ, जी सर। यहाँ अपर बैंड को छू के लोअर बैंड को छुआ कि नहीं? हाँ, लेकिन अब जो ये बॉलिंजर साहब है, इनका मानना क्या है, ये जो जिसने ये बैंड बनाया है, उनका मानना है कि हर स्टॉक की जो औकात होती है, हर एक स्टॉक की जो औकात होती है, वो अपने 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही होती है। किसी भी स्टॉक की जो औकात होती है प्राइस की, वो इसकी 20 मूविंग एवरेज के आसपास होती है। तो जनरली स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज को कभी ऊपर, उससे कभी ऊपर जाता है, कभी उससे नीचे आता है, इस 20 मूविंग एवरेज। उनका मानना है उससे जितना डेविएट करता है ऊपर की तरफ, उसको 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं एवरेज में। सपोज 20 दिन में इसने इतना डेविएट किया, इस प्राइस से इतना डेविएट किया, ये हो गया 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये बन गया अपर बैंड। वैसे ही ये 20 दिन की इस एवरेज से प्राइस नीचे की तरफ जितना डेविएट की, उसको एवरेज निकाल लोगे तो उसको बोलते हैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन डाउन साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो ये लोअर बैंड मिल जाएगा। ये लोअर बैंड होता है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द 20 एवरेज लाइन, और ये अपर बैंड होता है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन, और इसकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई आती है, ठीक है। और ये 20 एवरेज की वैल्यू है आज, इसकी आईसीआईसीआई बैंक की 20 डेज की एवरेज कितनी आ रही है, कितनी आ रही है? 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज कितनी आ रही है? 851 और उसकी लोअर बैंड की वैल्यू क्या है? 817 हायर बैंड की 885 मतलब ये हो गया 851 हो गया इसकी 20 डेज की मूविंग एवरेज, और अभी स्टॉक चल रहा है इसके लगभग हायर बैंड पे, करेक्ट? जी सर। तो जब जब स्टॉक हायर बैंड को छू देता है तो बॉलिंजर साहब का मानना है कि उस स्टॉक से आप एग्जिट हो जाइए या उसको शॉर्ट मार दीजिए, ठीक है। जब जब स्टॉक लोअर बैंड को छू देता है तो आप उस स्टॉक से शॉर्ट से एग्जिट हो जाइए और लॉन्ग कर लीजिए। लेकिन मैं अगर इसको मान लूं सही, तो मैं ये देखिए यहां से प्राइस यहीं पे छू दिया, लोअर बैंड को यहां छुआ कि नहीं? हाँ, छुआ कि नहीं? ये लोअर बैंड आया कि नहीं, बोलिए। जी सर। तो अगर मैंने यहाँ पे लॉन्ग कर लिया होता, उसके बाद तो प्राइस और नीचे गया। स्टॉप लॉस सेट करता हूँ, लॉस लेकर। तो मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला निकाल दिया, मैं उसका भी बाप बन गया, इसका, बोलिंजर का। तो मैंने उसको इसको सही करने के लिए मैंने एक काम करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या किया मैंने यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना स्टार्ट कर। मैं 2 की जगह क्या कर देता हूं, इसको क्या करता हूं, 3 स्टैंडर्ड। अब देखिए एक भी कैंडल इसके बाहर निकलती है क्या? अब ये परफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं? जी सर। तो प्रमोद जन ने बॉलिंजर से भी एक कदम आगे निकाला कि नहीं? अब बिल्कुल अगर सर। इसके नीचे आके छू दे तो मैं समझ जाता हूं अब यहां बाई करना है। अब अगर ये 900 जाएगा तो मैं इसको शॉर्ट मारूंगा। बॉलिंजर बैंड जो 2 दिखा रहा था वो तो 885 पे शॉर्ट करने बोल रहा था, मैं इसको शॉर्ट मारूंगा 901 902 जाएगा। अब मेरा बैंड क्या बता रहा है, 902 और 800। तो समझ में आया आपको व्हाट इज दिस 3 मेक्स द डिफरेंस।
ये जो मैंने 3 किया वो कितना चमत्कारिक है। तो मैं क्या करता हूं, जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आती है और 20 SMA के नीचे क्लोज करती है तो वहां मैं शॉर्ट लेता हूं, और जब ये बॉटम को छू देगी मैं शॉर्ट काट लूंगा। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां से 20 SMA के नीचे आई और ये बॉटम को छू दिया, मैं यहाँ पे शॉर्ट काट लिया, फिर से 20 SMA छुएगा ही छुएगा, एटलीस्ट तो ये छुएगा, भले ही अपर बैंड छुए या नहीं छुए। प्राइस अगर नीचे आ चुकी है तो वापस 20 SMA की तरफ जाएगी ही जाएगी। इसीलिए वो बोलता है 20 SMA इज ए मैग्नेट। बोलिंजर साहब क्या बोलते हैं, प्राइस को घूम फिर के वापस उसको छूने आना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी ऊपर चले जाए, चाहे कितना भी नीचे चला जाए। ये बोलिंजर साहब का मानना था। बस बोलिंजर साहब ने गलती क्या की, इस बैंड को 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया, और प्रमोद जैन ने उनसे एक कदम आगे बढ़ के इसको 3 यूज किया, और 3 का रिजल्ट अनमैचेबल है। अगर मैं बुक से जाता तो मैं आपको 2 के हिसाब से समझाता कि नहीं। आज बोलिए, व्हाट इज रिटन इन द बुक्स। चलिए देखते हैं बोलिंजर बैंड के बारे में क्या लिखा हुआ है, देखते हैं इंटरनेट में क्या लिखा हुआ है। इन्वेस्टोपीडिया मैंने खोल दिया। अबे चलना यार, कितना स्लो हो गया नेट साला। अरे तुम में से कोई टेक्निकल नॉलेज है क्या इंटरनेट वगैरह का? मेरा वाईफाई चल रहा है साला, वो भी इतना स्लो कैसे चलता है? 100 Mbps का वाईफाई है। A technical analysis tool defined by a set of trend lines plotted 2 standard deviations positively and negatively away from simple moving average of a securities price, but which can be adjusted to user preferences. A Bollinger Band is a technical analysis tool defined by a set of trend lines. They are plotted as 2 standard deviations, both positively and negatively away from simple moving average. तो ये तो आपको समझ में, हमेशा 2 के बारे में बोला। द अपर एंड बैंड्स आर टिपिकली 2 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस फ्रॉम ए 20 डे। तो मैंने इस प्लस माइनस वर्ड को जब देखा तो मैंने अपना दिमाग यूज किया कि अपन 3 करके देखते हैं। आया समझ में आपको? तो 3 का रिजल्ट माइंड ब्लोइंग है। क्या है 3 का रिजल्ट? क्या है? सुनाई दे रहा है भाई साहब लोग? चलिए, अब सबका मोमेंटम मुझे लगता है ढीला हो गया। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, फ्राइडे को मिलते हैं। तो हम लोग फ्राइडे बोलिंजर बैंड को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, ठीक है? और सवाल जवाब हमेशा मंडे को ही होगा। तो ड्यूरिंग द क्लास कम सवाल पूछिए, सवाल जवाब मंडे को पूछिए, 1-1.5 घंटा खाली सवाल जवाब का ही रहेगा, ठीक है? ताकि हमारी क्लास भी स्मूथली रन हो जाए जैसे आज हुई। आज आपको RSI पूरा क्लियर हो गया और बोलिंजर बैंड का कीड़ा मैंने आपके दिमाग में थोड़ा सा डाल दिया। अब जो फ्राइडे को क्लास होगी उस दिन हम लोग बोलिंजर बैंड, MACD और हो सका तो स्टोकेस्टिक भी कर लेंगे या ADX भी कर लेंगे। आज का RSI सबको समझ में आ गया दोस्तों? यस सर। अब अपने अपने घर जाइए, पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।